Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल के सभी साथियों, दोस्तों, एस्पिरेंट्स सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सभ्यता की गहराई में उतर रहे हैं जिसके नाम से कभी पूरा प्राचीन विश्व कांपता था, असीरियन साम्राज्य। जी। अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसे थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम स्रोत सामग्री मतलब जो टेक्स्ट हमें मिला है उसमें से हर जरूरी जानकारी निकालेंगे। अच्छा। हर नाम, हर तारीख, उनकी तकनीक, प्रशासन का तरीका, सब कुछ। ये समझ लीजिए कि हम आज असीरियन साम्राज्य का पूरा फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो भी यूपीएससी के नजरिए से। हाँ, हमारा मिशन है कि इस चर्चा के बाद असीरियन साम्राज्य से जुड़ा कोई भी जरूरी फैक्ट आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, असीरिया सच में महत्वपूर्ण था। दक्षिण पश्चिम एशिया की एक असली सुपर पावर जिसकी नींव ही सैन्य ताकत पर रखी गई थी। एक ऐसा साम्राज्य जो लगातार संघर्ष से ही बना था। और इसी संघर्ष से उनकी कहानी शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि ये लोग उत्तरी मेसोपोटामिया में बसे थे। उत्तरी मेसोपोटामिया। हाँ, और ये जगह उत्तरी मेसोपोटामिया उनकी पूरी कहानी के लिए बहुत अहम है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे, मतलब क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, पहले देखेंगे इनकी उत्पत्ति और भूगोल को जी। फिर समझेंगे इनकी खतरनाक सेना और उनकी युद्ध तकनीक। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन की, कुछ प्रमुख शासकों और उनकी संस्कृति की, जिसमें निनेवे शहर और अश्शुरबनीपाल की मशहूर लाइब्रेरी भी शामिल है। हाँ, वो लाइब्रेरी तो बहुत फेमस है। जी हाँ। और आखिर में देखेंगे कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ, जैसे नव बेबीलोनियन साम्राज्य का उदय। सही। और अंत में सारे मुख्य तथ्यों का एक क्विक रिकैप करेंगे और आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू कर। तो उत्तरी मेसोपोटामिया, अब देखिए दक्षिण में सुमेर या बेबीलोनिया जैसे इलाके थे जहां नदियों की घाटियां उन्हें कुछ हद तक प्राकृतिक सुरक्षा देती थी। अच्छा। लेकिन असीरिया बिल्कुल अलग था। हाँ, पूरी तरह से अलग। स्रोत बताते हैं कि उनकी जमीन ज्यादातर सपाट खुली हुई थी, कोई खास प्राकृतिक रुकावट नहीं थी। सोचिए जैसे कोई किला बिना दीवारों के हो, जिसका सीधा मतलब था आसान निशाना। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन पर लगातार हमलों का खतरा बना रहता था, खासकर पास के पहाड़ी इलाकों से। अच्छा, कौन से पहाड़? मुख्य रूप से पूर्व में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला से। तो ये लगातार खतरा, ये असुरक्षा, इसने उनके पूरे समाज को, उनकी सोच को गढ़ा होगा, है ना? निश्चित रूप से। हमेशा बचाव की मुद्रा में रहना, हमेशा चौकन्ना रहना। लेकिन समय के साथ ये सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहा, ये एक कदम आगे बढ़ गया, आक्रामकता में बदल गया। बिल्कुल। स्रोत इसे हाइपर एग्रेशन या अति आक्रामकता भी कह सकते हैं। जी, उन्होंने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, बल्कि युद्ध उनकी पहचान बन गया। हाँ। ये लड़ाकू स्वभाव शायद शुरू में उनकी पसंद नहीं, बल्कि जिंदा रहने की मतलब मजबूरी थी। और यही मजबूरी आगे चलकर उनकी नीति बन गई। बिल्कुल। लगातार बचाव की जरूरत और युद्ध कौशल ने ही उनके राजाओं को साम्राज्य बनाने के हथियार और सोच दी। लेकिन ये साम्राज्य रातों रात नहीं बना। स्रोत एक खास समय बताते हैं जब उन्होंने सच में बाहर की तरफ फैलना शुरू किया। हाँ, और ये तारीख याद रखना जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। साम्राज्य का मुख्य विस्तार, असली शुरुआत लगभग 850 ईसा पूर्व मतलब 850 बीसी के आसपास हुई। 850 बीसी, तो उससे पहले ज्यादातर स्थानीय झगड़े, बचाव। लेकिन 850 बीसी के बाद वे सक्रिय रूप से योजना बनाकर दूसरे इलाकों को जीत रहे थे। हाँ, व्यवस्थित रूप से। अब सवाल उठता है, ये उन्होंने किया कैसे? यहीं से बात शुरू होती है उनकी शक्तिशाली सेना की। ये सिर्फ एक ऐसा राज्य नहीं था जिसके पास सेना हो, बल्कि ऐसा लगता है सेना ही उनकी पहचान थी। सिर्फ पहचान नहीं, शायद सब कुछ। असीरियन समाज में सैन्य शक्ति का बहुत महिमा मंडन किया जाता था। अच्छा। लगातार युद्ध करना सिर्फ विदेश नीति नहीं थी, ये उनके राज्य, उनकी अर्थव्यवस्था और शायद उनके वजूद का ही कारण था। और इस सैन्य सोच को जमीन पे उतारने के लिए उनके पास जबरदस्त हथियार और संगठन था। वे तकनीक में अपने समय से बहुत आगे थे। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के लिए बेहतरीन ढंग से लैस थे
और उनकी सबसे बड़ी तकनीकी बढ़त थी लोह प्रौद्योगिकी। आयरन वर्किंग टेक्नोलॉजी। लोहा उस समय ज्यादातर कांसे का इस्तेमाल होता था, तो लोहे में ऐसा क्या खास था? 2 मुख्य कारण स्रोत बताते हैं। पहला, लोहा कांसे से ज्यादा सख्त होता है, अच्छा, तो लोहे के हथियार ज्यादा पैने होते थे, कवच को बेहतर तरीके से भेद सकते थे। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये कि लौह अयस्क यानी कच्चा लोहा, तांबे और टिन जो कांसा बनाने के लिए चाहिए, उनकी तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में मिलता था। बिल्कुल सही। इसका मतलब असीरियन अपनी बड़ी सेनाओं को अच्छी क्वालिटी के लोहे के हथियारों से तेजी से और शायद कम खर्चे में लैस कर सकते थे। तो एक तरह से औद्योगिक पैमाने पर हथियार बनने लगे। हाँ, उस जमाने के हिसाब से लगभग औद्योगिक पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल। युद्ध को इसने संभव बनाया। और ये हथियार भी मानकीकृत थे, मतलब एक जैसे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि प्राथमिक हथियार के तौर पर लोहे की तलवारें, आयरन सोर्ड्स और लोहे की नोक वाले भाले, आयरन पॉइंटेड स्पीयर्स आम थे सबके लिए। हाँ, ये सिर्फ कुछ खास सैनिकों के पास नहीं बल्कि पूरी सेना में इस्तेमाल होते थे। और सिर्फ हमला ही नहीं, उनके बचाव के साजो सामान यानी रक्षात्मक गियर, डिफेंसिव गियर भी काफी दमदार लगते हैं। थे बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सैनिक सख्त चमड़े और धातु के कवच पहनते थे, स्टिफ लेदर एंड मेटल आर्मर। और इसमें कुछ खास चीजों का भी जिक्र है। हाँ, ये छोटे छोटे डिटेल्स यूपीएससी के लिए काम के हो सकते हैं। क्या क्या था उसमें? स्रोत तांबे या लोहे के हेलमेट का जिक्र करते हैं। फिर गद्देदार लंगोट का भी उल्लेख है। गद्देदार लंगोट, ये दिलचस्प है। शरीर के मध्य भाग की सुरक्षा और शायद फुर्ती बनाए रखने के लिए। संभवतः दोनों। और फिर चमड़े की स्कर्ट जिन पर धातु के छोटे छोटे टुकड़े या शल्क लगे होते थे। धातु के शल्क, जैसे आज के बुलेट प्रूफ जैकेट में प्लेट्स होती हैं, कुछ वैसा ही। हाँ, कुछ वैसा ही, जिसे लामिलर आर्मर कहा जा सकता है। चमड़े या कपड़े पर धातु की छोटी छोटी ओवरलैपिंग प्लेट सिली होती थी। अच्छा। ये कटने और तीर जैसी चीजों से अच्छा बचाव करती थी और ठोस धातु की प्लेट की तुलना में ज्यादा लचीलापन भी देती थी और शायद इन्हें बड़ी मात्रा में बनाना भी आसान था। हाँ, ये दिखाता है कि वे अपनी बड़ी सेना के लिए सुरक्षा, लागत और फुर्ती तीनों के बारे में सोचते थे। बिल्कुल। संगठन का ये स्तर तब और साफ दिखता है जब हम देखते हैं कि वे किलाबंद शहरों से कैसे निपटते थे। घेराबंदी युद्ध कला, सीज वॉरफेयर। हाँ, यहीं पर असीरियन सैन्य इंजीनियरिंग कमाल की थी। वे सिर्फ शहर को घेर कर इंतजार नहीं करते थे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वे युद्ध के मैदान में इंजीनियरिंग समाधान, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लाते थे। आपने इंजीनियरों का जिक्र किया, लगता है उनका बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। ये सिर्फ मजदूर नहीं, विशेषज्ञ थे। मुश्किल हालात में तकनीकी समस्याएं सुलझाने वाले, जैसे सेना को नदियों के पार ले जाना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। लेकिन असीरियों के पास इसका भी जुगाड़ था। स्रोत बताते हैं कि जब गहरी नदी रास्ता रोकती थी तो उनके इंजीनियर पॉन्टून्स बनाते थे। पॉन्टून? ये क्या होते थे? हाँ, स्रोत इसे साफ तौर पर तैरती हुई संरचनाओं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनका इस्तेमाल पुल बनाने के लिए होता था। अच्छा, तैरते हुए पुल जैसे? जी हाँ, सोचिए इसका फायदा। टिग्रिस या यूफ्रेट जैसी बड़ी नदी पर तेजी से पुल बना लेने का मतलब था कि दुश्मन का इलाका कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सही बात है। प्राकृतिक बाधाएं भी उन्हें रोक नहीं पाती थी। बिल्कुल। कमाल की लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग सिर्फ बाधा पार करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की सुरक्षा तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल, वे सीधे नींव पर हमला करते थे। नींव पर? हाँ, स्रोत बताते हैं कि मुख्य हमले से पहले उनकी एक प्रमुख रणनीति थी शहर की दीवारों के नीचे सुरंग खोदना। इन सुरंग खोदने वालों को सैपर्स कहा जाता था। दीवारों को अंदर से कमजोर करना ताकि वे ढह जाएं। हाँ, दुश्मन की सबसे मजबूत रक्षा को ही बेकार कर देना। ये जोखिम भरा काम था, जिसके लिए तकनीकी हुनर और दीवारें कैसे बनी हैं, इसकी समझ जरूरी थी। लेकिन कारगर रहा होगा। हाँ, अगर ये कामयाब हो जाए तो दुश्मन का सबसे मजबूत बचाव टूट जाता था। तो इंजीनियर रास्ता बनाते, दीवारें कमजोर करते और फिर आता था मुख्य हमला। और वो हमला भी पूरी तरह से संगठित और भयानक होता था। एक सच्चा संयुक्त हथियार अभियान। कैसे? सोचिए इसे। सबसे पहले पैदल सैनिक, इन्फेंट्री कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते, फिर तीरंदाज। हाँ, तीरंदाज तो होंगे ही। लेकिन सिर्फ कुछ नहीं, स्रोत बताते हैं कि वे तीरों की बारिश कर देते थे, लहरों के बाद लहरें। अच्छा। मकसद होता था दुश्मन पर लगातार दबाव बनाना, सप्रेशन फायर, उन्हें सिर उठाने का मौका ही न देना, ताकि वे दीवारों से ठीक से लड़ ही ना सके।
जैसे लोहे की बारिश करके उन्हें नीचे दबाए रखना। बिल्कुल। और जब दुश्मन इस तीरों के तूफान से बचने की कोशिश कर रहा होता, तभी एक और खास टुकड़ी आगे बढ़ती, विशाल लोहे की नोक वाले विध्वंसक यंत्र चलाने वाले सैनिक। बैटरिंग रैम्स। हाँ, ये आमतौर पर दीवार के सबसे कमजोर हिस्से यानी शहर के दरवाजों पर हमला करते थे। तो तीरों से दबाओ, रैम से तोड़ो, एक पूरी समन्वित प्रणाली। एकदम समन्वित। तीरंदाज कवर देते, इंजीनियर शायद कहीं और दीवारें कमजोर कर रहे होते और बैटरिंग रैम्स दरवाजों पर चोट करते। इससे समझ आता है कि क्यों बहुत कम शहर असीरियन घेराबंदी का सामना कर पाते थे। अब जीतना एक बात है, लेकिन जीते हुए इलाके पर कब्जा बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए वे कुछ कह सकते हैं अप्रिय तरीके अपनाते थे। हाँ, और ये उनकी कामयाबी और उनके पतन दोनों को समझने के लिए जरूरी है। असीरियन नियंत्रण काफी हद तक सोची समझी क्रूरता, कैलकुलेटेड क्रुएल्टी और जबरन स्थानांतरण, फोर्स्ड रीलोकेशन पर टिका था। जबरन स्थानांतरण मतलब पूरी की पूरी आबादी को कहीं और भेज देना। हाँ, समुदायों को उनकी जड़ों से उखाड़कर साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में निर्वासित कर देना। ओह, इससे स्थानीय वफादारी और विरोध करने की क्षमता टूट जाती थी। ये संगठित विद्रोह को रोकने की एक जानबूझकर अपनाई गई नीति थी। और क्रूरता, क्या ये बस यूं ही हिंसा थी? नहीं, यही खास बात है, ये मनमानी हिंसा नहीं थी, ये व्यवस्थित राज्य प्रायोजित आतंक था। राज्य प्रायोजित। जी हाँ, सरेआम फांसी देना, अंग भंग करना, खाल उधेड़ना और अक्सर इन दृश्यों को महल की दीवारों पर चित्रित भी किया जाता था। दीवारों पर? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसका मकसद सिर्फ जीते हुए लोगों को नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी डराना था ताकि वे बिना लड़े ही हार मान लें। साम्राज्य चलाने का एक क्रूर लेकिन कम समय के लिए शायद कारगर तरीका। हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत कारगर, लेकिन इसने लोगों के मन में गहरी नफरत पैदा कर दी। इस पर हम वापस आएंगे जब उनके पतन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस अविश्वसनीय रूप से कुशल और क्रूर सैन्य मशीन ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अब बात करते हैं साम्राज्य के विस्तार की। ये कितना बड़ा हो गया था? अपने चरम पर, जो स्रोत लगभग 650 ईसा पूर्व बताते हैं, असीरियन साम्राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विशाल था। कितना? हम उस समय के पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं। नक्शे पे देखें तो कहां से कहां तक फैला था ये? स्रोत काफी स्पष्ट सीमाएं बताते हैं। ये टिग्रिस नदी के पूर्व और उत्तर के इलाकों से शुरू होकर, जिसमें उनका मूल क्षेत्र और आज के ईरान की तरफ के कुछ हिस्से शामिल थे, पूरे मेसोपोटामिया तक फैला था। पूरे मेसोपोटामिया में, यानी बेबीलोनिया, सीरिया, फिलिस्तीन, फुनिशिया, ये सब? हाँ, और फिर पश्चिम और दक्षिण में मध्य मिस्र तक। मिस्र तक? हाँ, स्रोत विशेष रूप से मिस्र के थीब्स शहर के पास दक्षिणी सीमा का जिक्र करते हैं। सोचिए, पूरा फर्टाइल क्रेसेंट, साथ में अनातोलिया यानी एशिया माइनर के कुछ हिस्से और नील नदी तक का इलाका। बाप रे, सारे प्रमुख व्यापार मार्ग, उपजाऊ जमीन, पुराने शहर, सब असीरियन नियंत्रण में। जी बिल्कुल। इतने बड़े और विविध इलाके को सिर्फ सेना के दम पर काबू में रखना तो मुश्किल रहा होगा, प्रशासन की भी जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, सिर्फ ताकत के बल पर इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शाही प्रशासन, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की एक आश्चर्यजनक रूप से विकसित प्रणाली बनाई थी। कैसे काम करती थी ये प्रणाली? क्या सिर्फ सैन्य गवर्नर नियुक्त कर दिए जाते थे? हाँ, जीते हुए या अधीन इलाकों की देखरेख के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। अच्छा, उन पर नजर रखी जाती थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। कैसे? इन गवर्नरों को राजधानी में बैठे केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता था। वे राजा के एजेंट की तरह काम करते थे। और ये गवर्नर किस बारे में रिपोर्ट करते थे? मतलब क्या काम था इनका? श्रद्धांजलि और टैक्स वसूलना, कलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस, स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखना, शायद सेना के लिए भर्ती या सरकारी परियोजनाओं के लिए मजदूरों का इंतजाम करना, और सबसे जरूरी, विद्रोह के किसी भी संकेत पर नजर रखना। मकसद था नियंत्रण बनाए रखना और संसाधनों का दोहन करना। और इतने बड़े साम्राज्य में, मान लीजिए थीब्स से राजधानी तक, ये रिपोर्ट और आदेश कैसे पहुंचते थे? इसके लिए तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। असीरियन ये बात समझते थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सड़कें बनाने में निवेश किया। सड़कें? हाँ, सिर्फ कच्ची पगडंडियां नहीं, बल्कि सेना और संदेशवाहकों के तेजी से आने जाने के लिए बनाई गई इंजीनियर्ड सड़कें। इंजीनियर्ड रोड्स। और संदेशवाहक, क्या कोई खास व्यवस्था थी? हाँ, एक संदेशवाहक प्रणाली थी जो शायद रिले स्टेशंस का इस्तेमाल करती थी, कुछ बाद की पारसी प्रणाली की तरह। अच्छा, रिले स्टेशन, जी।
इससे प्रांतों और राजधानी के बीच तेजी से संवाद हो पाता था। आदेश जा सकते थे, खुफिया जानकारी आ सकती थी। ये साम्राज्य का तंत्रिका तंत्र था जो उसे जोड़े रखने के लिए जरूरी था। तो सड़कें, संदेशवाहक, गवर्नर जो केंद्र को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तो काफी संगठित व्यवस्था लगती है। हाँ, उस पैमाने के साम्राज्य के लिए ये जरूरी भी था। अब इस व्यवस्था में कुछ शासक खास तौर पर उभर कर आते हैं। हमें सिनाकरीब की बात करनी होगी। सिनाकिरिब। स्रोत इसका उच्चारण सिन अक्खीरीबा के करीब बताते हैं। सिनाकिरिब। सुना है ये अपनी तारीफ करने में पीछे नहीं रहते थे। बिल्कुल नहीं। उनके खुद के शिलालेख ही उनके कामों के बारे में हमारी मुख्य जानकारी का स्रोत हैं। और वे बहुत ज्यादा शेखी बघारने वाले लगते हैं, खासकर अपने सैन्य अभियानों को लेकर। हाँ। वे अपने तरीकों के बारे में कोई शक नहीं छोड़ते। किस हद तक? क्या कोई आंकड़े हैं? शिलालेखों में चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं। सिनाकिरिब ने दावा किया कि उसने 89 शहर और 820 गांव नष्ट कर दिए। 89 शहर और 820 गांव, ये तो अविश्वसनीय स्तर का विनाश है। हाँ, ये दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी का व्यवस्थित विनाश दिखाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर एक तबाह हुए समुदाय की कहानी कहता है। सही बात है। ये उनके शासन में असीरियन युद्ध की क्रूरता और संपूर्णता को दिखाता है। और बेबीलोन पर उनका खास ध्यान था, है ना, जो उनका पुराना प्रतिद्वंदी था। मुख्य प्रतिद्वंदी। और सिनाकेरेब ने उसके साथ बहुत बेरहमी से बर्ताव किया। स्रोत साफ बताते हैं कि उसने बेबीलोन को जलाकर राख कर दिया। जला दिया? बेबीलोन जैसे प्राचीन और पवित्र शहर को नष्ट कर दिया। और इससे भी बुरा ये कि उसने वहां के ज्यादातर निवासियों को मारने का आदेश दिया। मार डालने का आदेश। हाँ, ये सिर्फ एक दुश्मन पर जीत नहीं थी, ये एक तरह से उस शहर का नामो निशान मिटाने की कोशिश थी। अत्यधिक हिंसा का ऐसा काम जिसके बहुत गहरे परिणाम हुए। एक ऐसा काम जिसे वहां के बचे हुए लोग या उनके पड़ोसी कभी भूले नहीं होंगे। और यही नफरत शायद बाद में उनके पतन का कारण बनी। बिल्कुल, इसने दशकों तक सुलगने वाले गुस्से को हवा दी। तो सिनाकेरेब असीरियन सैन्य आक्रामकता के चरम का प्रतीक है। इस सारी शक्ति का केंद्र कहाँ था? राजधानी। राजधानी थी महान शहर निनेवे। स्रोत इसे साम्राज्य के चरम काल की मुख्य राजधानी बताते हैं। निनेवे, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? क्या ये सिर्फ एक फौजी अड्डा था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। स्रोत इसे एक महान दीवारों वाला राजधानी शहर बताते हैं। जाहिर है विशाल किलेबंदी थी, लेकिन ये संस्कृति और प्रशासन का भी केंद्र था। संस्कृति, ये थोड़ा अजीब लगता है उनकी सैन्य शक्ति पर इतने जोर को देखते हुए। हाँ, लेकिन उनकी संस्कृति भी उनके मूल्यों को दर्शाती थी। स्रोत शहर को सजाने वाली प्रभावशाली मूर्तियों, इम्प्रेसिव स्कल्पचर्स का जिक्र करते हैं, खासकर महलों में। और ये मूर्तियां क्या दिखाती थी? मतलब किस तरह की मूर्तियां? ज्यादातर शक्ति और जीत के प्रतीक। बहुत सारे शेर जो शाही ताकत और क्रूरता का प्रतीक थे, और सैन्य अभियानों, घेराबंदी, लड़ाइयों, निर्वासन के विस्तृत नक्काशीदार चित्र, डिटेल्ड रिलीफ्स ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स, सीजेस, बैटल्स, डिपोर्टेशंस। अच्छा, मतलब युद्ध के ही दृश्य। हाँ, काफी हद तक। ये कला खुद राज्य के प्रचार, स्टेट प्रोपेगेंडा का एक रूप थी, जो लगातार असीरियन ताकत का संदेश देती थी। तो कला भी सैन्य राज्य की सेवा में थी। लेकिन निनेवे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? आपने पहले जिक्र किया था। नहीं, स्रोत निनेवे का जिक्र फिर से करते हैं, बहुत बाद में, एक अलग संदर्भ में। सिकंदर महान के फारसियों के खिलाफ अभियान के दौरान गौगामेला की लड़ाई। बैटल ऑफ गौगामेला। हाँ, गौगामेला की लड़ाई इतिहास का एक निर्णायक मोड़। बिल्कुल, ये निनेवे के पास हुई थी। बिल्कुल। स्रोत उस जगह को प्राचीन निनेवे के खंडरों के पास बताते हैं। खंडरों के पास? हाँ, सदियों बाद जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी थी, वो सिर्फ खंडर बनकर रह गई थी। ये दिखाता है कि साम्राज्य का पतन कितना संपूर्ण था। सच में। लेकिन पतन पर आने से पहले निनेवे में केंद्रित असीरियन संस्कृति का एक और पहलू है, जो एक दूसरे राजा के समय का है, और ये काफी अप्रत्याशित है। क्या है वो? ज्ञान का संरक्षण। राजा अशुरबनिपाल के समय में। अशुरबनिपाल, हाँ, ये दिलचस्प है। सिर्फ युद्ध नहीं, आश्चर्यजनक रूप से अशुरबनिपाल एक बिल्कुल अलग चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने प्राचीन दुनिया की सबसे महान लाइब्रेरियों में से एक बनवाई, वही निनेवे में। इतने लड़ाकू साम्राज्य की राजधानी में एक लाइब्रेरी, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन स्रोत स्पष्ट हैं। उन्होंने निनेवे में ये महान लाइब्रेरी स्थापित की, और ये कोई छोटा मोटा निजी संग्रह नहीं था। कितना बड़ा था ये संग्रह?
अनुमान है कि इसमें 20,000 से ज्यादा मिट्टी की गोलियां थीं। 20,000 से ज्यादा। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये सब आई कहाँ से? मतलब उन्होंने खुद लिखी? नहीं, अशुरबानीपाल ने इन्हें सक्रिय रूप से इकट्ठा करवाया था। उन्होंने लेखकों को पूरे फर्टाइल क्रिसेंट, मेसोपोटामिया, सीरिया, बेबीलोनिया में भेजा ताकि वे मौजूदा ग्रंथों को इकट्ठा करें या उनकी नकल तैयार करें। अच्छा, कॉपी करवाएं। जी, ये ज्ञान को बचाने का एक बहुत बड़ा राज्य प्रायोजित प्रयास था। किस तरह के ग्रंथ थे इस लाइब्रेरी में? सिर्फ सरकारी दस्तावेज? कुछ सरकारी रिकॉर्ड थे हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने भजन, चिकित्सा ग्रंथ, खगोलीय अवलोकन, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और खास तौर पर साहित्य इकट्ठा किया। साहित्य? जैसे कि कोई खास उदाहरण? सबसे मशहूर उदाहरण जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है वो है गिलगामेश का महाकाव्य। गिलगामेश? हाँ, सुना है। दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात साहित्यिक कार्यों में से एक। इसका आज मौजूद होना काफी हद तक अशुरबनीपाल की लाइब्रेरी में मिली प्रतियों की वजह से है। तो असीरियन जो शहर तबाह करने के लिए जाने जाते थे, वे इस प्राचीन मेसोपोटामाई कृति को बचाने के लिए भी जिम्मेदार थे। ये वाकई दिलचस्प है ना? ये उनका एक अलग पहलू दिखाता है। शायद ये उन संस्कृतियों के मूल्य की पहचान थी जिन्हें वे जीत रहे थे, या शायद इसकी कोई व्यावहारिक वजह भी थी। व्यावहारिक? कैसे? लाइब्रेरी की क्या व्यावहारिक वजह हो सकती है? सोचिए, इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए ज्ञान की जरूरत तो पड़ती ही होगी। इन गोलियों में प्रशासन से जुड़ा ज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे वैज्ञानिक अवलोकन जो कैलेंडर और खेती के लिए जरूरी थे, कानूनी मिसालें, ये सब शामिल था। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सिर्फ संस्कृति के लिए संस्कृति नहीं थी, ये लाइब्रेरी शायद शाही प्रशासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन थी। एक तरह का रणनीतिक ज्ञान संग्रह, सांस्कृतिक संरक्षण और व्यावहारिक शासन कला का मिश्रण। ये समझ आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ये जटिल तस्वीर है, क्रूर सेना, कुशल प्रशासन और ज्ञान का एक आश्चर्यजनक केंद्र। लेकिन इन सब के बावजूद ये साम्राज्य टिका नहीं। अब आते हैं इसके पतन पर। ये गिरा क्यों? इतना शक्तिशाली, इतना संगठित साम्राज्य। स्रोत कुछ मुख्य कारण बताते हैं। पहला, साम्राज्य बस बहुत बड़ा हो गया था, बिकेम टू बिग। वो अपनी सीमाओं से ज्यादा फैल गया था, अति विस्तारित। हाँ, फारस की खाड़ी से लेकर नील नदी तक के इलाके को नियंत्रित करना, कई मोर्चों पर लगातार खतरों से निपटना, हर जगह सैनिक तैनात रखना, इसने उनके संसाधनों पर, पैसे और लोग दोनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला होगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, उनके अपने तरीकों का नतीजा। वो व्यवस्थित क्रूरता, जबरन निर्वासन, नरसंहार, इसने उनके अनगिनत दुश्मन बना दिए थे। तो क्रूरता का दांव उल्टा पड़ गया। अंततः हाँ, इसने पूरे क्षेत्र में गुस्सा और बदले की भावना भर दी। जिन लोगों को उन्होंने जीता था, वे सिर्फ दबे हुए नहीं थे, वे असीरिया से नफरत करते थे। इससे लगातार विद्रोह होते रहते थे, जिन्हें दबाने में और संसाधन लगते, और सैनिक चाहिए होते। ये एक दुष्चक्र या विशेष साइकिल बन गया। साम्राज्य अंदरूनी और बाहरी दबावों से जूझ रहा था, और आखिर में उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। हाँ, और उन्हें सिर्फ एक दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा, ये एक गठबंधन था। गठबंधन कौन थे इसमें? स्रोत खास तौर पर दो मुख्य खिलाड़ियों का नाम लेते हैं। मीड्स, जो उत्तर पूर्व के पहाड़ों से आए थे, आज के उत्तरी ईरान के इलाके से, और चाल्डियन, ये बेबीलोनिया से जुड़े थे, है ना? हाँ, चाल्डियन एक सेमिटिक लोग थे जो बेबीलोनिया में प्रभावशाली हो गए थे। सेनाकेरिब ने बेबीलोन के साथ जो किया था, उसके बाद उनके पास बदला लेने का खास कारण था। हाँ, बिल्कुल। तो इन दो समूहों, मीड्स और चाल्डियन, ने उन बाकी लोगों के साथ मिलकर, जो असीरियन शासन से नफरत करते थे, एक संयुक्त सेना बनाई। और उन्होंने सीधे साम्राज्य के दिल पर हमला किया, राजधानी निनिवेही पर। हाँ, निनिवेह का पतन। ये एक और महत्वपूर्ण तारीख है, एस्पिरेंट्स ध्यान दें। 612 ईसा पूर्व, 612 BC। ये असीरियन साम्राज्य के प्रभावी अंत की तारीख मानी जाती है। एक अचानक और हिंसक अंत। बहुत अचानक। स्रोत बताते हैं कि निनिवेह का विनाश संपूर्ण था। सदियों तक इलाके में दहशत फैलाने वाला साम्राज्य बहुत तेजी से ढह गया, जब उसका केंद्र ही खत्म हो गया। तो 612 BC में असीरिया खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या इलाके में अराजकता फैल गई? अराजकता तो नहीं, लेकिन शक्ति का एक बड़ा बदलाव, पावर शिफ्ट जरूर हुआ। असीरिया के पतन से जो खालीपन पैदा हुआ,
उसे विजेताओं ने भरा। किसने भरा? इसे सीधे चाल्डियन साम्राज्य, चाल्डियन एम्पायर का उदय हुआ, जिसे अक्सर नव बेबीलोनियन साम्राज्य, नियो बेबीलोनियन एम्पायर भी कहा जाता है। नव बेबीलोनियन यानी बेबीलोन की शक्ति का फिर से उदय। बिल्कुल। चाल्डियन, जिन्होंने असीरिया को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और खास बात यह है कि उन्होंने बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। बेबीलोन को? हाँ। सेनाकेरिब ने जो किया था, उसे देखते हुए ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक कदम था। बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक। ये एक तरह से बेबीलोन के गौरव की बहाली थी, और चाल्डियन के तहत बेबीलोन ने एक शानदार पुनर्जागरण देखा। ये नबूकदनेसर का जमाना है ना? हाँ, सबसे प्रसिद्ध चाल्डियन राजा नबूकदनेसर। हाँ। उनका शासन असीरियन शैली की विजय के लिए उतना नहीं जाना जाता जितना बेबीलोन के पुनर्निर्माण और उसे अभूतपूर्व रूप से सुंदर बनाने के लिए जाना जाता है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। हाँ, स्रोत प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन्स के निर्माण का जिक्र करते हैं, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाते हैं। 7 अजूबों में से एक? जी। वे वास्तव में कैसे थे, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो उनके पुनर्निर्मित बेबीलोन की भव्यता और दौलत का प्रतीक हैं। तो असीरियन सैन्य फोकस से हटकर चाल्डियन निर्माण पर जोर दे रहे थे। हाँ। और किस लिए जाने जाते थे चाल्डियन? कुछ और खास? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक और क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, तारों को देखना बहुत सावधानी से। चाल्डियन पुजारी और विद्वान लंबे समय तक खगोलीय पिंडों के मूवमेंट्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखते थे। अच्छा। उन्होंने तारों और ग्रहों की चाल का चार्ट बनाया। क्यों? क्या सिर्फ धार्मिक कारणों से, ज्योतिष के लिए? कुछ हद तक हाँ। माना जाता था कि ग्रहों की चाल भविष्य बताती है, लेकिन उनके अवलोकन वैज्ञानिक भी थे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनके काम ने सदियों तक इस क्षेत्र में खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों का आधार तैयार किया। उनका डेटा उस समय के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। तो वे मेसोपोटामिया की पुरानी खगोलीय परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे थे, और शायद असीरियन लाइब्रेरीज जैसे स्रोतों से मिले ज्ञान का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत संभव है, ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो चाल्डियंस ने बेबीलोन में ये शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, वैज्ञानिक रूप से उन्नत साम्राज्य बनाया। लेकिन ये भी हमेशा नहीं चला है ना? नहीं। चाल्डियन या नव बेबीलोनियन साम्राज्य असीरिया या पुराने बेबीलोनियन काल की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय, यानी रिलेटिवली शॉर्ट लिव तक ही चला। क्यों? क्योंकि पूर्व में एक और ताकत उभर रही थी, फारसी। फारसी, साइरस वाले। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि असीरिया के पतन के तुरंत बाद मीड्स के दक्षिणी पड़ोसी फारसियों ने साइरस महान जैसे नेताओं के नेतृत्व में विस्तार करना शुरू कर दिया, और आखिरकार चाल्डियन साम्राज्य फारसियों के हाथों हार गया। बेबीलोन पर एक बार फिर विजय प्राप्त की गई, इस बार साइरस द्वारा, और इसके साथ ही इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया के मूल निवासियों के प्रभुत्व का अंत हो गया। वाह! तो ये थी असीरियन साम्राज्य से लेकर नव बेबीलोनियन साम्राज्य तक की कहानी। चलिए, अब जल्दी से उन सभी मुख्य तथ्यों को दोहराते हैं जो हमने इस चर्चा से निकाले हैं। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह होगा। जरूर। मुख्य बातें संक्षेप में। उत्पत्ति और भूगोल। उत्तरी मेसोपोटामिया, असुरक्षित, खुला इलाका। प्रमुख विस्तार 850 बीसी से शुरू। ठीक है। सेना। मुख्य ताकत लौह प्रौद्योगिकी, आयन वर्किंग टेक्नोलॉजी, हथियार, लोहे की तलवारें, भाले। कवच, चमड़ा, धातु, हेलमेट, गद्देदार लंगोट, धातु शल्क वाली स्कर्ट, उन्नत घेराबंदी, इंजीनियर, पॉन्टून, सैपर्स, बैटरिंग रैम्स। संयुक्त हमला। नियंत्रण, क्रूरता और जबरन निर्वासन। क्रूरता और निर्वासन, हाँ। साम्राज्य का चरम 650 बीसी लगभग। विस्तार टिग्रिस से मध्य मिस्र, थीब्स तक। मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन शामिल। प्रशासन, गवर्नर प्रणाली, केंद्रीय रिपोर्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, संदेशवाहक। ओके। प्रमुख शासक सिनाकिरिब, विनाश के लिए जाने जाते हैं, बेबीलोन जलाया। अशुरबनीपाल, निनेवे में लाइब्रेरी, गिलगामिश माकावे। लाइब्रेरी वाला। राजधानी निनेवे, दीवारों वाला शहर, मूर्तियां, बाद में खंडहर। जी। पतन कारण अति विस्तार और क्रूरता से नफरत। हार 612 बीसी में मीड्स और चाल्डियन द्वारा, निनेवे नष्ट। 612 बीसी। परिणाम चाल्डियन नव बेबीलोनियन साम्राज्य का उदय, राजधानी बेबीलोन, शासक नबूकदनेसर, हैंगिंग गार्डन्स, खगोल विज्ञान, अंत फारसियों द्वारा पराजित। बेहतरीन। ये एकदम सटीक रिकैप है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो असीरियन प्रभुत्व का सार क्या था? किस चीज ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया? मेरे हिसाब से ये
संगठन, ऑर्गेनाइजेशन था। हाँ, उनके पास लोहा था, लेकिन लोहा तो बाद में दूसरों के पास भी आ गया ना। सही। उनका असली फायदा था उस तकनीक और जनशक्ति का व्यवस्थित इस्तेमाल, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन। संगठित इंजीनियर, मानकीकृत हथियार, सप्लाई और कम्युनिकेशन की व्यवस्था, आतंक का नीति के तौर पर इस्तेमाल। उन्होंने अपने समय के हिसाब से युद्ध का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइज वॉरफेयर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। इसी संगठन ने उनकी ताकत को साम्राज्य में बदला। और उनकी कहानी से सबक भी साफ है। बिल्कुल, तकनीक और क्रूर संगठन के दम पर आप बहुत तेजी से एक साम्राज्य बना सकते हैं। असीरिया ने अपने युग को परिभाषित किया। लेकिन ये कहानी ये भी दिखाती है कि सिर्फ जबरदस्ती और सैन्य ताकत पर बने साम्राज्य कितने अस्थिर होते हैं। हाँ, उन्हें बनाए रखने के लिए जितने संसाधन चाहिए और उस प्रक्रिया में जितने दुश्मन बनते हैं, वही अंततः उन्हें खत्म कर देते हैं। जिस आतंक से उन्होंने दूसरों को डराया, उसी ने उन गठबंधनों को जन्म दिया जिन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। इतिहास का एक शक्तिशाली, यद्यपि गंभीर सबक। बिल्कुल। और यहीं से हमारे आज के अंतिम विचार के लिए एक सवाल उठता है, जहां स्रोत हमें छोड़ देते हैं। हमने देखा कि मीड्स और चैल्डियन ने मिलकर असीरिया को हराया। जी। फिर स्रोत बताते हैं कि तुरंत बाद मीड्स के दक्षिणी पड़ोसी फारसी विस्तार करने लगे साइरस महान जैसे नेताओं के नेतृत्व में। हाँ। और साइरस को अक्सर असीरियन राजाओं से बिल्कुल अलग तरह से याद किया जाता है, उनकी सहिष्णुता के लिए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। तो सवाल ये है, फारसी साम्राज्य, जो अपनी लंबी उम्र और शासन की अलग शैली के लिए जाना जाता है, उसने असीरियनों से क्या सीखा होगा? क्या उन्होंने असीरियन प्रशासन के कुछ तत्व, जैसे सड़कें, गवर्नर प्रणाली, केंद्रीकृत नियंत्रण अपनाए, लेकिन जानबूझकर उनकी अत्यधिक क्रूरता को नकार दिया? फारसियों ने किन असीरियन तरीकों को देखकर कहा होगा, ठीक है, ये हिस्सा काम का है, लेकिन ये दूसरा हिस्सा खतरनाक है और उल्टा पड़ सकता है। हाँ। असीरियन प्रयोग ने अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से इस क्षेत्र में अगले महान साम्राज्य यानी फारसी साम्राज्य के लिए रास्ता कैसे तैयार किया? दक्षता बनाम नैतिकता, संरचना बनाम स्थिरता, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। अब आपके पास असीरियन साम्राज्य के सभी मुख्य तथ्य हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या फारसियों ने सच में असीरियन मॉडल से सीखकर उसे बेहतर बनाया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक पढ़ते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.